यस, तो स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है ना, हम लोगों ने जो स्टडी कर लिया है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग को लेके बड़ा स्टडी किया है, जिसमें 3 सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने रिवाइज किया था, डिस्कस किया था होमोलिसिस क्लीवेज, और सेकेंड आपका जो बॉन्ड ब्रेकिंग था वो था आपका हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और जो आपका होमोलिसिस क्लीवेज था, इससे बच्चों आपका क्या फॉर्म हुआ था, फ्री रेडिकल्स, है ना, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ था। और जो आपका हाइड्रोलिटिक क्लीवेज था, यहाँ से आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था, एज वेल एज आपके कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हुआ था। इतना हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, और इसकी कुछ बेसिक कार्बोकेटाइंस, कार्ब एनाइंस और जो आपकी फ्री रेडिकल्स हैं, इसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली थी। तो अब चलते हैं बच्चों जीओसी के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि जो केमिकल रिएक्शन थी बच्चों, जहाँ पे मैंने लिखा था कि बेटा ए देन प्लस बी, ये दोनों आपके मेन रिएक्टेंट हैं, जिनको अपन बेटा सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट। और इसके बाद जो एरो के ऊपर लिखा होता है, एरो पे जो बात लिखी होती है, तो एरो में बच्चों मान लो यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है। अब ये जो सी लिखा है ये भी रिएक्टेंट है ना, लेकिन ये रिएक्टेंट बच्चों कैसा, अटैकिंग स्पीसीज, ठीक है, अटैकिंग स्पीसीज। अब ये अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है, तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अटैकिंग स्पीसीज का बच्चों बेसिक मतलब है रिएजेंट से। मेरा जो मतलब है अटैकिंग स्पीसीज का मतलब रिएजेंट से है। अब रिएजेंट बच्चों कौन कौन से कैटेगरी के होते हैं, तो जिसको मैं आपको बताया है बेटा कि फर्स्ट कैटेगरी इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड कैटेगरी इज द न्यूक्लियोफाइल। ये दो आपको केस देखने को मिलेंगे, अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आज, ठीक है। और ये जो डी है ये आपका होगा यहाँ पे सॉल्वेंट। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, प्लीज बच्चों ध्यान से देखो, जो मैंने ए और बी लिखा है ये एग्जैक्टली आपके मेन रिएक्टेंट हैं, जिसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। और एरो पे बच्चों आपको यही बात लिखी मिलती है, एरो के ऊपर कुछ लिखा होता है, एरो के नीचे कुछ लिखा होता है। तो एरो के नीचे हम जनरली बेटा सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब वो सॉल्वेंट कौन कौन सी कैटेगरी का होगा ये भी आज मैं पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पूरी तरीके से आपके रिएजेंट पे बेस होगा, कि रिएजेंट के टाइप्स कितने होंगे, क्या होता है, पहचानना कैसा है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, किस तरीके से होगा। और नेक्स्ट बेटा सॉल्वेंट। तो आज हम इन दो बातों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बिकॉज मेन सबस्टेट के बारे में अपने डिस्कशन कर लिया बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग को लेके, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग को लेके हम लोगों ने मेन सबस्टेट के बारे में डिस्कशन किया। तो आज रिएजेंट और आपका सॉल्वेंट, यस। यस, तो ऊपर जो ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है वो आपका एडवांस का है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो जेई एडवांस का है। मैं आपको वो डिस्कस कर दूंगा बाद में, ठीक है, अगर किसी बच्चों को अगर चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हम अपने सिलेबस नीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो बच्चों जैसे अपन ने बात करी कि बेटा यहाँ पे आपको देखो ये क्या दे रखे हैं, रिएक्टेंट, यहाँ पे आपको एरो बनाया गया है। और बाकी बच्चों जो आपकी ओल्ड बॉन्ड थे, ओल्ड बॉन्ड बच्चों कौन से हैं, जो एक्स और वाई के साथ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके ओल्ड बॉन्ड होंगे। तो ओल्ड बॉन्ड बच्चों ब्रेक किए हैं, तो यहाँ से एक्स और वाई फ्री हुआ होगा। अब जब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है तो किस तरीके से हुई होगी आपको पता है, या तो होमोलिसिस या फिर हाइड्रोलिटिक से, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों जेड ने यहाँ पे अटैक किया होगा। तो जेड क्या है बेटा, अटैकिंग स्पीसीज है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जेड इज द अटैकिंग स्पीसीज। तो इसने बेटा आपका अटैक किया होगा एक्स के ऊपर, तो आपका यहाँ से बन गया एक्स जेड, और बाई यहाँ से आपका फ्री हो गया है। तो दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को बच्चों मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक तो सबस्ट्रेट में और सेकंड आपका रिएजेंट। तो रिएजेंट बच्चों क्या होते हैं, रिएजेंट आर द अटैकिंग स्पीसीज, ठीक है। जब जो इनिशियल जो मेन सबस्ट्रेट दे रखा है, उस मेन सबस्ट्रेट में मान के चलो बच्चों एक्स और वाई अगर डिसोसिएट हुए, सपोज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बराबर नहीं थी, यहाँ पे बाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों सपोज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, आपको पता है कि बेटा एक्स प्लस प्रोड्यूस होगा, बाई माइनस होगा। तो ये तो एनाइन हो गया है, ये कैटाइन हो गया है। अब इसके सामने से बच्चों अटैकिंग स्पीसीज जो मैंने यहाँ पे जेड लिखी है, अगर अटैकिंग स्पीसीज बच्चों उसके पास नेगेटिव चार्ज हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हुई, तो किस पे अटैक करना चाहेगी, इस एक्स प्लस पे अटैक करेगी, ना कि एक्स वाई माइनस के ऊपर। तो वाई माइनस पे अटैक क्यों नहीं करेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है।
ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो जेड माइनस की बच्चों फेवरेबल कंडीशन क्या होंगे अटैक करने की, वो एक्स प्लस के साथ होगी। तो इसलिए यहाँ से इसने फाइनल बनाया प्रोडक्ट एक्स और जेड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी बच्चों यहाँ से बाई माइनस आपका रिलीज हो गया होगा, बेसिक पार्ट यही है। तो रिएजेंट का मतलब क्या है? जो अटैकिंग स्पीसीज है ना, जो स्पीसीज अटैक करेंगी मेन सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है, उसको अपन रिएजेंट बोलेंगे। सेकंड बच्चों बात करते हैं सबस्ट्रेट क्या है। तो सबस्ट्रेट मैंने बोला कि भाई यहाँ से सबस्ट्रेट आपका वो कंपाउंड है या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो स्पीसीज है जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करेगा। रिएजेंट जिसके ऊपर अटैक करेगा उसको अपन बोलेंगे मेन सबस्ट्रेट। बिल्कुल बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसको मैं एक और अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको एक बहुत सही ढंग से ये बात समझ में आएगी कि बच्चों मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो मेन रिएक्टेंट होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जो रिएजेंट होते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये जनरली मतलब मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मेन सबस्ट्रेट है वो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, और जो अटैकिंग स्पीसीज होगी, है ना, वो आपकी होती है इनऑर्गेनिक नेचर की। मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ 95% केस में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ केसेस ऐसे मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पे दोनों इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन 95% केस में ये प्रॉपरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है। आपको अगर पहचानना नहीं आ रहा है कि तीनों को एक साथ दे रखा है, आप पहचान सकते हो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेन सबस्ट्रेट होगा, और जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो क्या होगी? आपकी रिएजेंट। बिल्कुल सही बेटा, रिएक्शन परफॉर्म होगा और बन जाएगा यहाँ से प्रोडक्ट। सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर? यस, ध्यान देते हैं बेटा। देखा कि इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन बिटवीन टू ऑर्गेनिक स्पीसीज, then the organic species with the axis of charge is called reagent, and another species या another one is called substrate। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा था कि मान के चलो बच्चों, जो अटैकिंग स्पीसीज है रिएजेंट वो भी ऑर्गेनिक हो जाए, और जो मेन सबस्ट्रेट है वो भी ऑर्गेनिक आपको दिया जाए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती है ना, उसमें पहचानना नहीं आता बच्चों को कि मेन सबस्ट्रेट कौन सा है, रिएजेंट कौन सा है। कभी कभी गलती वो यहीं से शुरू कर देते हैं कि सबस्ट्रेट को रिएजेंट बनाते हैं बहुत बार, और रिएजेंट को सबस्ट्रेट बनाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि अटैक किसका किस पे कराना है। तो ये गलती वहां से हो जाती है। तो आपको मैं पहले वही पहचानना सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक बात है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान के चलो बच्चों दोनों ही ऑर्गेनिक आ जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या फोकस करना होगा कि एक्सिस ऑफ चार्ज, एक्सिस ऑफ चार्ज जिसके पास होगा। अब एक्सिस ऑफ चार्ज का मतलब बेटा ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास, या फिर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? या तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो, या पॉजिटिव चार्ज आपके एक्सिस में नहीं हो। जहां पे एक्सिस चार्ज पॉजिटिव में या नेगेटिव में नहीं होगा, मान लो बच्चों इस कंपाउंड के पास लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब बच्चों लेस है। हम कंपैरिजन करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पॉजिटिव डेंसिटी पता चल जाती है, ठीक है। तो अगर इसके पास, इस ऑर्गेनिक ए कंपाउंड के पास बी के कंपैरिजन में बच्चों आपकी जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कम है, तो जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास, वो बच्चों एक्ट करेगा रिएक्टे आपके रिएजेंट की तरह। और बाकी आपका ये जो होगा, ये होगा आपका मेन सबस्ट्रेट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग स्पीसीज, दोनों को मिला के हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे? जैसे देखो यहाँ दे रखा है, दिस इज आर एक्स, दिस इज एल्काइल हैलाइड, जनरल फॉर्मूला बेटा आर एक्स। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिख के दिया आर ओ माइनस, दिस इज अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, दिस इज अल्कोक्साइड आयन। अब ध्यान से बताओ इन दोनों में से रिएजेंट कौन सा होगा? तो आपको पता चल रहा होगा कि सर ये तो एल्काइल हैलाइड है, इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दिस इज न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूट्रल एल्काइल हैलाइड। और ये बच्चों क्या है? इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये अल्कोक्साइड आयन है। तो जब नेगेटिव चार्ज है तो मुझे बताओ दोनों में से बेटा किसके पास चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है? तो ऑब्वियसली इस एल्कोक्साइड के पास चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है। तो बिल्कुल पहचानना आ गया कि इन दोनों में से अटैकिंग स्पीसीज कौन सी होगी, उसी को अपन रिएजेंट बोलेंगे। तो बच्चों एल्कोक्साइड आयन इज द अटैकिंग स्पीसीज, ये अटैक करेगी बच्चों आपके आरएक्स के ऊपर। पूरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को? बताओ जल्दी से। yes. ध्यान दो बेटा, ये आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे के रखे हैं, ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये बच्चों क्या दे रखा है? दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, है ना। इथाइल ब्रोमाइड इज एक्चुअली ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सोडियम आयोडाइड, अब बोलोगे सर ये भी तो सर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है।
ये भी सॉल्ट है सर, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो पता ही नहीं चल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इन दोनों में से ऑर्गेनिक कौन है, ये तो समझ में आता है आपको। इन दोनों में से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब जहाँ पे कार्बन आपका सेंट्रल एलिमेंट हो। ऑर्गेनिक कौन सा है, ये देखो, है ना, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया और यहाँ पे आपका जो सोडियम आयोडाइड है ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, तो फिर पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। इनऑर्गेनिक बच्चों हमेशा रिएजेंट होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा आपका मेन सबस्ट्रेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल समझ में आ गया। तो कौन किस पे अटैक करेगा, बच्चे करते हैं कि इसका अटैक इस पे करा दो सर, ये स्टेटमेंट ही गलत है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे सभी लोग, है ना, इस पे अटैक करा दो, उसके इस पे अटैक करा दो, इसको तोड़ दो, उसको जोड़ दो, वो सब गलत होता है। बिल्कुल। तो इस, हाँ, समझ में, फिंकल स्टील रिएक्शन है। हाँ बिल्कुल, आपने पढ़ी होगी। तो इसका अटैक अपन इसके ऊपर करा देंगे तो बेटा बिल्कुल आंसर सही है ना। इधर से इधर नहीं करा सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं। अच्छा ये क्या दे रखा है, ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा ये ध्यान से देखो, ये आपका है सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड जो बच्चों होगा वो यहाँ पे आपका सॉल्ट की फॉर्म में क्यों रहेगा, बिकॉज सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो हो सकता है, बट बेटा यहाँ पे कार्बन के सामने ब्रोमीन है ना, तो कार्बन और ब्रोमीन बोथ आर पी ब्लॉक एलिमेंट, तो इनके बीच में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी, तो यहाँ पे पोलैरिटी होगी ही नहीं, लगभग ये न्यूट्रल फेज में ही रहेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। अच्छा दूसरी तरफ क्या होगा कि सोडियम और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा बच्चों को क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इस पे चार्ज क्या होगा, डेल प्लस, इस पे होगा डेल माइनस। थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, हाइड्रोलिसिस जो भी कुछ होगा प्रोसेस, ये फटाक से ब्रेक करेगा, तो बच्चों यहाँ से सोडियम प्लस अपना बाहर जाके स्टेबल हो जाएगा नोबल गैस की तरह। आपको पता ही है कि सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है, लोअर आयोनाइजेशन थेरेपी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और बच्चों नोबल गैस की तरह बन जाते हैं, तो सोडियम प्लस स्टेबल हो गया। बाकी बच्चों मिलेगा आपको एल्कोक्साइड आयन, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा, बट बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आंसर बच्चों समझ में आए, ये रिएजेंट होगा, ये इस पे अटैक करेगा, लेकिन ये इस पे अटैक नहीं करेगा। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पूरी बात समझ में आ रही, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, याद होगा बेटा, ये आपको दे रखा है एल्डिहाइड, ठीक है, आपको मैंने आयो पे पढ़ाया है अच्छे से, आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका यहाँ से एल्डिहाइड है। अब ये देखो बेटा ध्यान से, ये कौन सा स्पीसीज है, सर ये भी तो सर कीटोन से रिलेटेड कुछ स्पीसीज है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों या पॉजिटिव आ रहा होगा या फिर नेगेटिव आ रहा होगा, आप पॉजिटिव ले लो या फिर आप नेगेटिव चार्ज ले लो, ठीक है। पॉजिटिव, मेरी बात सुनो, अगर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा, जब यहाँ पे कोई ऐसा एटम लगा हो या कोई ऐसी स्पीसीज लगी हो जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करती हो, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 3 होंगे, तो उन तीनों हाइड्रोजन में से किसी हाइड्रोजन को किसी एक बेस ने अट्रैक्ट किया होगा, विड्रॉ किया होगा, तो ये नेगेटिव बच्चों वापस से रेजोनेंस कर जाएगा। देखो नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव 5 बॉन्ड ऊपर जाएगा कंजुगेशन करते हुए, तो नेगेटिव स्टेबल। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है तो वो बहुत अच्छा एसिड होता है, बिल्कुल बात सही। तो आप सिर्फ डेप्थ में मत जाओ, सिंपल ये इस तरीके से सोचो कि इफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सेकंड के पास चार्ज है, तो चार्ज है, बोथ आर ऑर्गेनिक, तो रिजेंट कौन सा होगा, जिसके पास चार्ज है। अभी एसिड बेस की तरफ मत भागो, नहीं तो बोलोगे सर क्या क्या बोल देते हो बीच में, ठीक है, इधर से अटैक नहीं होगा। ये पूरी बात क्लियर हुई अच्छे से। देखो भाई ये लेक्चर जिन बच्चों ने, अगर जिन बच्चों का छूट जाएगा वो छूट ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेक्चर चल रहा है, सेशन बहुत ही धमाकेदार चल रहा है, ठीक है। चलो तो अब देखो बेटा, यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं रिएजेंट। मैंने आपसे प्रॉमिस करी थी मैं आपको आज रिएजेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो प्रॉमिस में पूरी कर रहा हूँ, आप अपनी प्रॉमिस को पूरी करना, ठीक है। तो बेटा रिएजेंट बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, और सेकेंड होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। वैसे तो बच्चों इतना सफिशियंट है, लेकिन इसके बाद भी अब मेरा मन नहीं कर रहा है तो एक और केस बता देता हूँ, उसका नाम होता है एम्बीफाइल। एम्बीफाइल, ठीक है, तो तीसरी कैटेगरी होती है एम्बीफाइल। समझ में आ रहा है, तीन कैटेगरी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल। अब इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं एक एक करके। तो पहले बच्चों बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कौन करेगा, भाई इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा बताओ मुझे,
जो ऑलरेडी डेफिशिएंट हो, जिसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो इसका मतलब बेटा दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट। आपको लगेगा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा बच्चों थोड़ी देर में, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे BF3, ध्यान देना, मैंने बच्चों लिखा BF3, आप बोलोगे सर ये तो मॉलिक्यूल सर पूरी तरीके से न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। बट आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली की बच्चों बोरॉन की जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है? +3 होती है, आपको बहुत सही ढंग से पता है। तो बच्चों जो बोरॉन क्या करेगा, अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। कितने बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन्स अभी इसके पास हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6। इस बोरॉन के पास बच्चों टोटल शेयरिंग होने के बाद भी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। अरे बैक बॉन्डिंग छोड़ो ना, अभी थोड़ी देर पढ़ने दो ना, ये पूरा वो तो स्टेबिलिटी के लिए करता है ना। मैंने एक मॉलिक्यूल दिया ना आपको, जबरदस्ती बैक बॉन्डिंग लगाते हो, मुझे पूरा बोलने नहीं देते हो, लगता है मुझे कम आता है। तो देखो अब ये जो मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया है BF3, अब इस BF3 के साथ क्या होगा कि बच्चों, अब इस ध्यान से फोकस करो कि इस भाई वो तो कंडीशन है, ये कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी करते हैं जो उनका मन करता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बैक बॉन्डिंग कर जाते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पॉलीमर फेज में चले जाते हैं। तो स्टेबिलिटी तो उनको भी चाहिए ना, जैसे स्टेबिलिटी आपको चाहिए कुछ भी करने के लिए। अच्छा अब यहाँ देखो बेटा, तो बोरॉन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 चाहिए, तो 2 लेने के लिए अपने पड़ोसी से ले लेता है। ये तो आपको बात पता है, आप बिल्कुल ब्रिलियंट हो, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप लोग। तो बच्चों अभी तो इसके पास 1 मॉलिक्यूल मैंने दिया, तो अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो मॉलिक्यूल्स बच्चों BF3 अगर 1 मॉलिक्यूल होगा तो क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा। अरे भाई एफिशिएंट है ना, बात समझ में आ रही है? वो तो स्पेशल केस है स्टेबिलिटी गेन करने का। चलो आगे चलते हैं अपन। तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होनी चाहिए, दोनों पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट बच्चों है अटैक एट द साइट दैट इज इलेक्ट्रिकली रिच। तो जो मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वहां पे अटैक करेंगे जहां पे जो स्पीसीज या जो साइट इलेक्ट्रॉन रिच हो। भाई गरीब है ना, तो गरीब आदमी कहाँ जाता है? आप जानते ही, ये बच्चों वहां पे अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, बिल्कुल सही। अगर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेंगे तो एक्ट एज लिविस एसिड है। ये कितने बच्चों को बात पता है बताओ? मैंने आपको ये बात तो बहुत जगह पढ़ाई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। लिविस एसिड के बारे में आपको मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाया था, जब लिगेंड के बाद मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है। यस। तो बच्चों यहाँ से आपके लिविस एसिड क्यों, वहां पे लिविस एसिड कौन थे? डी ब्लॉक एलिमेंट थे, डी ब्लॉक मेटल एलिमेंट थे। उनके पास क्या था? वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, वेरिएबल बैलेंसी होती है प्लस के साथ, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। तो यहाँ बच्चों लिविस एसिड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लिविस भाई साहब, लिविस एसिड जो देगा वो लिविस बेस। बिल्कुल समझ में आ गया? अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ, सब कैटेगरी बताऊंगा, टेंशन मत। न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ, यस। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो मैं मस्ती मजाक के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। दिन भर पढ़ाई करने के बाद कुछ मस्ती की जाए आपके साथ। तो देखो बेटा, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब न्यूक्लियस के पास बच्चों क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये ऑलरेडी कैसे होंगे? रिच होंगे। तो किसको चाहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ मूव करेंगे। मैं बच्चों ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जो न्यूक्लियोफाइल्स है, बोथ आर अटैकिंग स्पीसीज, बोथ आर अटैकिंग स्पीसीज। तो अगर बेटा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अगर आपकी अटैकिंग होती है तो किस पे अटैक करेगी? सामने इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। अगर आपकी अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है जिसका नाम न्यूक्लियोफाइल होगा, तो कहां पे अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। बिल्कुल बात को ध्यान से समझो। स्टेटमेंट देखते हैं। These are nucleus loving species. Next, these are electronically rich species. बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा इन सब का, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि किसी भी गिवन कंपाउंड के सेंट्रल एलिमेंट, प्लीज फोकस करना, किसी भी गिवन कंपाउंड के सेंट्रल एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है
तो उनको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही बोलते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स ही बोलते हैं। और किसी भी गिवन स्पीसीज का सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट नहीं हो, तो उनको बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स ही बोलते हैं। पूरी बात समझ में आ रही है? यस। तो अटैक कहां पे अटैक करेंगे? अटैक एट द साइट दैट इज इलेक्ट्रिकली डेफिशिएंट। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जहां पे डेफिशिएंसी होगी, वहां पे जाके अटैक कर देंगे। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज लिविस एसिड या बेस। यहाँ पे ये मिस्टेक लिखी है। तो अब ये क्या, ये अपने लोन पे या शायद नेगेटिव चार्ज को जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होंगे वो किसी को देंगे, तो बच्चे लिविस एसिड नहीं होंगे, यहाँ पे लिविस बेस बोले जाएंगे। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही, क्लियर सभी को? ओके गुड। चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स की बेटा क्लासिफिकेशन क्या है? तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स कोई चार, इसको लिखते हैं बेटा इस तरीके से, ई का बाद इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज लिख दिया डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल्स व्हिच आर एबल टू टेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, ये आपके दो टाइप्स के हैं। हम पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स में, एक तो बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड इज न्यूट्रल। दो बातें मैं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स को बच्चों बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड हो जाएगा आपका न्यूट्रल। बिल्कुल समझ में आ रहा है? अच्छा, नेगेटिव चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल? क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल कभी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो सकती है? नहीं। नेगेटिव चार्ज कैसे हो जाएगी? उसका तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट, तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल दो ही केस हो सकता है, डेफिशिएंट में तो पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर आपका न्यूट्रल हो, जो मैंने बताया BF3 बताया था, याद करो आप, BCl3, BBr3, BI3, इवन कार्बिन। कार्बिन बहुत अच्छा एग्जांपल है एडवांस के लिए, है ना? कार्बिन बच्चों आता है, बिल्कुल ठीक है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है मैं पढ़ देता हूँ। स्पीसीज हैविंग रिएजेंट, यहाँ पे आपका जो डिफाइन किया गया है, ध्यान दो, हम पी ब्लॉक में जो बात करते हैं ना, बोरोन फैमिली, जहाँ पे ऑक्टेट उनकी ऑलरेडी इनकम्प्लीट होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद भी, अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो इस टाइप के जो स्पीसीज, इन पे कोई चार्ज है क्या बताओ? BF3 कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं। कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इसके पास कोई चार्ज नहीं, इसके पास कोई चार्ज नहीं, लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट तो बोरोन का इनकम्प्लीट रहा ना, भी 6 इलेक्ट्रॉन इन सबके पास, तो ये बेटा क्या बोले जाएंगे आपके? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। स्टिल डेफिशिएंट, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बोला जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? मैं और भी एग्जांपल दूंगा अभी आपको। यस। अब आते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स अपन किसको बोलेंगे? पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे बच्चों H+ है, जैसे R का मतलब होता है एल्काइल, जैसे CH3+ आ गया, ठीक है, जैसे आपका C2H5+ आ गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बेटा Cl+, Br+ एंड I+, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स। लेकिन क्लोरीन वाला नहीं होगा कि बोल दोगे सर F+, क्योंकि F+ बनता है क्या? नहीं, क्लोरीन तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करता ना आराम से, हमको पता इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, F- में कन्वर्ट होता है, वो तो आपका बहुत ही अच्छे ढंग से आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो F+ मत कर देना गलती से, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो आपका क्या होगा? F- की फेज में मिलता है, F+ की फेज में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों NO+, मैंने पढ़ाया था नाइट्रोसोनियम आयन, याद करो। EM का मतलब पॉजिटिव चार्ज, NO+ नाइट्रोसोनियम आयन। NO2+ को बच्चों क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन ना, नाम ध्यान रखना। एग्जाम्पल में दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर कि नाइट्रोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, या नाइट्रोजन का हाइड्रेशन क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब पता ही नहीं आते बच्चों को कि नाइट्रोनियम आयन होता क्या है, तो गाली तो वहीं फंस गई। अब क्वेश्चन में बेटा नाइट्रोसोनियम आयन, तो नाइट्रोसोनियम बोलते ही आपको दवा NO+, NO2+ नहीं। ये बात बिल्कुल सही ढंग से आपको होनी चाहिए, बिल्कुल। चलो, यहाँ तक बात सभी क्लियर हुई? इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं न्यूट्रल के अंदर ही कुछ और भी स्पीसीज। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई BF3 है, BCl3 है, ये है, और आपका कार्बिन है। कार्बिन अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको मैं और रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। न्यूट्रल के अंदर जैसे बच्चों मैं लिख के दूं आपको CH2 इस तरीके से, दिस इज एग्जांपल ऑफ कार्बिन। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, टोटल इधर 4, 2 मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी भी डेफिशिएंट है, बट चार्ज कोई नहीं है, तो ये न्यूट्रल आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे CBr2, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, तो कितने होंगे टोटल? अरे टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना। आप ध्यान से देखो, कार्बन के पास एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, तो देखो 1 2 3 4
4 तो आपको बॉन्ड पेयर से मिल जाएंगे, बाकी ये आपका लोन पेयर की तरह होगा, टोटल आपके 6। तो कोई चार्ज नहीं है, बट आपकी न्यूट्रल स्पीसीज है, तो बिल्कुल बच्चों क्या बोले जाएंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स, बिकॉज इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। पूरी बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं बेटा इधर। तो आपको नाइट्रोसोनियम क्लियर, नाइट्रोनियम आयन क्लियर। अब आता है डाइजोनियम आयन। डाई का मतलब 2, H2 का मतलब होता है नाइट्रोजन, ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो देखो C6H5N2 प्लस, ध्यान दो, C6H5N2 प्लस जब मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना अमाइंस वगैरह की, बेंजीन की, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तब मैं बोलूंगा कि बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वहां पे वर्क कर रहा है, मैं डिस्कस करूंगा। तो ये बेटा जो N2 प्लस है ना, ये बहुत अच्छा यहाँ से N2 गैस रिलीज होती है, बिकॉज N2 आपका डाइजोनियम है ना, डाइजोनियम से निकलने वाली N2 गैस सुपर लीविंग ग्रुप होती है, जबरदस्त लिविंग ग्रुप होती है, बहुत तेजी से इलिमिनेट होती है, बाहर निकलती है, कुछ गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है, मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो अभी बच्चों क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस डायजोनियम इज आल्सो ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरीके से बच्चों आता है एसाइलिनम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दो। एसाइलिनम आयन मतलब ACYLIUM। अगर बच्चों एसाइलिनम आयन कहीं भी लिखा है, ये बना है एसाइल से। व्हाट इज एसाइल? एसाइल मैंने आपको पढ़ा है CH3 C डबल बॉन्ड, यही तो होता है। और इसमें से बच्चों कार्बन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ये बन गया आपका एसाइलिनम आयन। भाई ईएम तो लगाना पड़ेगा ना पॉजिटिव चार्ज की वजह से, देखो ईएम हर जगह आ रहा है, ईएम का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी आपकी इलेक्ट्रोफाइल्स होती है, जिसको अपन लोग पढ़ेंगे बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। पूरी बात समझ में आ रही है? तो ऑल पॉजिटिव चार्ज जो भी बच्चों आपके यहाँ पे स्पीसीज होंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हमेशा इलेक्ट्रोफाइल हो, ये बात सही नहीं है। क्यों? जैसे बच्चों अमोनियम आयन कैसे बनता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक के अंदर सब कुछ पढ़ाया था। अगर बच्चों यहाँ से किसी एसिड से H प्लस आयन आया, उसने यहाँ पे अटैक कर दिया, ये अमोनिया था, अमोनिया बहुत अच्छा बेस होता है, तो बच्चों एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा आपका 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 और 1 4, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताओ, नाइट्रोजन ने अपने वन इलेक्ट्रॉन्स को दिया हाइड्रोजन आयन को, बहुत सही है। तो पहले अमोनिया के पास ऑलरेडी ऑक्टेट थे कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, जब H प्लस आयन को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही रहा, तो अभी भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो आपको एक मेरी बात समझ में आ रही होगी कि बच्चों इसके ऑक्टेट अगर कंप्लीट है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, कैसा हुआ बताओ मुझे, इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट भाई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो उससे मतलब क्या? अरे कोई अपने माथे पे लिख ले गरीब, तो गरीब हो जाएगा? अंबानी अपने माथे पे गरीब लिख ले, गरीब हो सकता है क्या? नहीं ना। तो वैसे अमोनिया, तो अमोनिया के पास बच्चों ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, लेते ही H प्लस आयन के इलेक्ट्रॉन देते ही उसने पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया? बिकॉज उसने वन इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन को दिया था, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू लिविस स्ट्रक्चर, तो अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हमेशा आपके इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं जहां पे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सेंट्रल एलिमेंट का। पूरी बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं बच्चों बोलूं यहाँ पे दे रखा है एल्कोहल, प्लीज ध्यान से देखना, इस तरीके से यहाँ पे मैंने एल्कोहल दिया, सामने से बच्चों को H प्लस आया, कहाँ पे अटैक करेगा बताओ जल्दी से? जो लॉन पेयर दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, बस ये जाके इस पे अटैक कर देंगे। भाई लॉन पेयर्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, चलते फिरते ज्यादा है, बिकॉज वो पेयर्ड नहीं होते हैं, बॉन्डिंग को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में नहीं होते तभी तो लॉन पेयर्स बोलते हैं। तो लॉन पेयर्स का वन इलेक्ट्रॉन H प्लस की तरफ शिफ्ट होगा, तो H प्लस जाके बच्चों यहाँ बॉन्ड बनाएगा, जब बॉन्ड बनाएगा तो बनेगा R ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बाकी एक लॉन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज। चेक करो ध्यान से, क्या अभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट आपका डिस्टर्ब हुआ? भाई यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट था ना, क्या यहाँ पे ऑक्टेट डिस्टर्ब हुआ? चेक करो भाई, लॉन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, बाकी आपके देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये स्पीसीज कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोली जाएगी, चाहे इसके ऊपर कितना भी पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यस, बिल्कुल क्लियर, यस, ओके, यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इस तरफ, देखो स्पीसीज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब जिनके पास बच्चों वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले मैंने क्या बताया कि जिनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पे हो गए। अब जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो भी स्पीसीज बच्चों क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स होती है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो आपको दिख रहा है कि भाई आयरन FeCl3 3Cl लगा लो, ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आयरन के पास होने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं,
तभी तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, बहुत सारे लिगेंड को ज्वाइन कर लेते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 5-6 लिगेंड को ज्वाइन करते हैं, 4 लिगेंड को ज्वाइन करते हैं, तो जहाँ पे ऑक्टेट थ्योरी भी फेल हो जाती है। तो मतलब इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये बहुत से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल हैं बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे बच्चों ZnCl2, जैसे FeCl2, ये सारे के सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपके कैसे होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा, द स्पीसीज हैविंग लो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बेटा हम लोग एडवांस सेक्शन का है, ये हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर, आपने केमिकल बॉन्डिंग में आपको इसको पढ़ने को मिलता है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जब डिस्कस करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने कुछ लेक्चर भी शेयर किए थे कि आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स देखो, वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के बारे में मैंने काफी ठीक ढंग से बताया है, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो आपके जैसे बेटा यहाँ पे फ्लोरीन को छोड़ देना, फ्लोरीन को छोड़ के फ्लोरीन, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है, ये तीनों के तीनों जो स्पीसीज हैं ये आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वर्क करते हैं। फ्लोरीन नहीं करता बेटा, फ्लोरीन न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। ये आपके प्रॉपर इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वर्क करते हैं। ब्रोमीन हो गया, Cl2 होगा, I2 होगा। क्यों? जब इनकी बॉन्डिंग बनती है तो बॉन्डिंग बनने के बाद जो बच्चों इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वर्क करते हैं, बस सिंपल सा। बाकी फ्लोरीन आपका न्यूक्लियोफाइल्स की तरह वर्क करेगा। इतनी बात समझ में आई सही ढंग से? बताओ बेटा, सभी को समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर? चलो मैं कुछ एग्जांपल पूछूं आपसे। जैसे बच्चों मैं चलो आपसे पूछता हूँ, चलो SO2 बताओ इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? मैंने पूछा SO3, मैंने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ ये तीनों एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स हैं, क्या है? बिल्कुल बेटा, आप ध्यान से सोचो और आंसर टिक करो। देखो इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे हैं, आप जरा एक बार को समझने की कोशिश करो। मैंने बच्चों बोला आपसे SO2, तो आपने इसका बना लो स्ट्रक्चर है, ये तो बनाना सभी को आता है ना, सल्फर डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक? ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे बेटा? ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। इधर भी इधर मूव करेगा तो यहाँ पे और पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो SO2 में सल्फर इज अ सेंट्रल एलिमेंट जिसके पास पॉजिटिव डेंसिटी है और हमेशा प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये आपके पीरियोडिक टेबल का। तो बिल्कुल आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो जिसकी वजह से SO2 मॉलिक्यूल में आपके सल्फर के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई ये बच्चों कैसे एक्ट करेगा? कैसे एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? सेम बच्चों मैंने बोला था SO3 के बारे में, सल्फर डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्डो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बेटा डेंसिटी किधर शिफ्ट करेगी? 2 बार्स ऑक्सीजन, 2 बार्स ऑक्सीजन, 2 बार्स ऑक्सीजन। तो सल्फर पे आपको मिलेगी मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, जिसकी वजह से ये SO3 भी बच्चों के ऐसे एक्ट करता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह ही वर्क करेगा। एक मैंने एग्जांपल आपको और दे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी आपको समझ में आएगा कि बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो ध्यान दो, ये इधर मूव करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बेटा हमेशा प्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब है आपके CO2 के अंदर जो कार्बन होगा वो आपका सेंट्रल एलिमेंट है, तो बच्चों वो हमेशा एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। क्या पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? बताओ जल्दी से। यस स्टूडेंट्स, तो बेटा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स अपन लोग देख चुके हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स का बेटा बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका होता है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। ऐसे स्पीसीज जो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं वो बच्चों आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह ही वर्क करते हैं। चौथा केस है, फोर्थ केस आपका है, ठीक है। इसमें आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो ये क्या है आपका SO3, समझ में आ रहा है कि SO3 मॉलिक्यूल्स है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों किधर शिफ्ट करेगी? ऑक्सीजन की तरफ। तो सल्फर पे कहीं ना कहीं क्या होगा? पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बोला जाएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो आप कैसे ध्यान रखना है, जो पाई बॉन्डेड स्पीसीज हो जिसमें सेंट्रल एलिमेंट के कंपैरिजन में, सेंट्रल एटम के कंपैरिजन में जो आपका साइड एटम है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे स्पीसीज बच्चों हमेशा बोले जाएंगे आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। बिल्कुल बात समझ में आ गई? CO2 एग्जांपल है। C डबल बॉन्ड हो आप देखते हैं ना कार्बोनाइल ग्रुप में, इस तरीके से C डबल बॉन्ड हो, पाई ऊपर जाएगा तो ये डेल माइनस, ये डेल पॉजिटिव। तो जो कार्बन होगा ना, अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन वगैरह में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये पाई ऊपर से जाएगा, है ना।
तो ये भी आपका यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बोनाइल के अंदर जो कार्बन जो होता है एटम, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेगा। जैसे बच्चों इमाइन, ये वाला सेक्शन, नाइट्रोजन ऊपर है, पाई ऊपर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। बिल्कुल देखो साइनाइड वाला सेक्शन देखो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो बच्चों पाई कहाँ पे जाएगा, टूवर्ड्स नाइट्रोजन, तो ये जो आपका कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट कीटीन, बहुत अच्छा एग्जांपल है कीटीन, कीटोन है ना, वो बड़ा भाई है, कीटीन उसकी छोटी बहन है, समझ में आ गया। बिल्कुल, तो बच्चों यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड हो, इसके साथ एक कार्बन जोड़ा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो जो कीटीन भी है ना, नाम से अजीब सा लग रहा है नहीं, कीटीन, कीटोन की छोटी बहन कीटीन, तो बच्चों पाई ऊपर जाएगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव, तो आगे ना कार्बन पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल, तो जितने भी पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज है वो हमेशा आपकी क्या होंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वर्क करेंगे, पहचानना सीख लो पहले, है ना। यस, जैसे आपका ये एग्जांपल हो गया, आप यहाँ भी देख लो, ठीक है, ये आपका यहाँ से ये आपका क्या है, व्हाट इज दिस, बताओ, दिस इज बेंजाइन, ये बेंजाइन है, बेंजीन की बड़ी बहन या बड़ा भाई मान लो, ठीक है। हाँ, तो देखो बेटा, यहाँ पे हम बेंजीन जो पढ़ते हैं ना, बेंजीन तो कुछ ऐसा होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसे ही होता है ना, दिस इज बेंजीन, है ना। हम बेंजीन आपको बनाना सिखाएंगे, बेंजीन कैसे होता है, बेंजीन मैकेनिज्म बेंजीन के अंदर जब पढ़ेंगे ना उसके बाद तब बेंजीन बताएंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि आपका ये बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स, कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये कि आपका डबल बॉन्ड के साथ ना ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, जो बाहर वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो बाहर वाला ये जो पाई बॉन्ड है, ये एग्जैक्टली पाई नहीं होता है, ये जस्ट लाइक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, जस्ट लाइक पाई बॉन्ड होता है। इनमें आपकी ओवरलैपिंग बहुत ही पुअर होती है, तो पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। तो बेंजाइन ना हमेशा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज कैटेगरी में आता है, जो बहुत सारी रिएक्शंस को डिफाइन करता है, मैं डिस्कस करूंगा बाद में आपको, ठीक है। यस, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट बेटा और देख सकते हो एसिड के डेरिवेटिव, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एल, एल आपके ग्रुप है, जैसे आपका ये ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है, बन जाएगा बच्चों क्या, एनहाइड्राइड बन जाएगा ना, क्लियर। तो उसमें से ये वाला सेक्शन कैसे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। जैसे मैंने यहाँ पे कोई और लीविंग ग्रुप लगा दिया, ओ के साथ हाइड्रोजन लगा दिया, कुछ और ग्रुप लगा दिया, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, एसिड क्लोराइड हो जाएगा, मैंने आपका एसिड एमाइड बना दिया, तो ये सारे के सारे केसेस क्या होंगे जहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड हो, बच्चों कैसे एक्ट करेगा उसका कार्बन कार्बोनाइल का, बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेगा। पूरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। एक और केस बताता हूँ, शानदार केस, आपको हमेशा समझ में आएगा। जैसे बच्चों कोई एक स्पीसीज ऐसी गिवन हो जहां पे आपका बिनाइलिक कार्बन हो, व्हाट इज बिनाइलिक, पढ़ाया मैंने, सी डबल बॉन्ड सी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिनाइलिक कार्बन। अगर इस बिनाइलिक कार्बन के साथ बच्चों मैंने यहाँ पे लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा बेटा, खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला ग्रुप है, तो भाई ये जो पाई होंगे ये कहाँ जाएंगे बच्चों, सुभाष इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब पाई बच्चों होंगे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा जो आपका मॉलिक्यूल है ये कैसे एक्ट करेगा, भाई ये तो ग्रुप है, ये तो एक्स्ट्रा ग्रुप है, बट ये आपका रियल मॉलिक्यूल है, ये आपकी एग्जैक्ट प्रिंसिपल चेन होगी, तो ये बच्चों कैसे एक्ट करेगी, डेफिशिएंट सेंटर की तरह। भाई जो उसका पाई था आउटलेट पूरा कर रहा था वो तो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ चला गया। तो जो बिनाइलिक कार्बन होंगे बेटा वो कैसे एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो मतलब बरकज इलेक्ट्रोफाइल। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो अब इसमें क्या होगा कि बेटा पाई जैसे यहाँ से उठ के इधर भागेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आता है ये सामने से पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, खत्म काम। अब बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को, बताओ, क्लियर। अच्छा, एक इसमें ये भी होता है कि ये एक स्पेशल केस है कि जब मेटल के साथ अटैचमेंट होता है, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट केस है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की तरफ है। अगर बच्चों एल्कीन, अगर आपकी एल्कीन पाई बॉन्ड कंटेनिंग जो आपकी स्पीसीज हैं अगर किसी मेटल से कनेक्ट होते हैं तो वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह ही वर्क करते हैं, बिकॉज जो पाई होगा वो पाई बच्चों किधर शिफ्ट करेगा, टूवर्ड्स मेटल आयन, ठीक है। और यहाँ पे जो मेटल आयन होता है बेटा वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो जो एल्कीन है वो तो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगी तो ये डेफिशिएंट हो जाएगी, जैसे डेफिशिएंट हो जाएगी तो इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, क्लासिफाई कर। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, नेक्स्ट इज बेटा आपका यहाँ पे है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और लास्ट है आपका लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है। तीन चीजें मैं बात कर रहा हूँ, एक तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, एक आपकी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, एक बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक, ये बहुत अच्छे हैं जहाँ पे रिजल्ट वगैरह आता है,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RNGX, इट इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक है। यस, यहाँ से RLI, यहाँ से R2CD कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम, यहाँ से जिंक R2ZN, ठीक है, R2CuLi, है ना। नेक्स्ट बच्चों RNGX, ये पोरी हाउस सिंथेसिस पढ़ते हैं ना, तब वहां पे आता है डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट आता है R2CuLi। तो ये सारे के सारे जो स्पीसीज है बच्चों वो कैसे करते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। कैसे कि अब ध्यान दो भाई, मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा कि रिलीज करेगा, बताओ मुझे। रिलीज करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे रिलीज करेगा तो ये आपका जो Mgx होगा ये पॉजिटिव में जाएगा और R यहाँ से क्या होगा, माइनस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, सेम बच्चों यहाँ पे होगा R2CuLi, यहाँ पे सुपर सुपर न्यूक्लियोफाइल आपका प्रोड्यूस होता है, इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। R2CuLi को यहाँ से होता है 2R माइनस और प्लस बच्चों यहाँ से CuLi, ये पॉजिटिव के साथ होता है। ये कुछ इस तरीके से आपका रिलीज होता है। देखो न्यूक्लियोफाइल रिलीज हुआ, RLI से देखोगे तो लिथियम प्लस होगा, R माइनस होगा तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा R माइनस। इस तरीके से आपको हर जगह से यहाँ से क्या होगा, आपकी एल्काइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो ऑर्गेनोमेटलिक जितने भी रिजेंट होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बाकी नेगेटिव चार्ज में OH माइनस है, OR माइनस है, SH माइनस है, SR माइनस है, ठीक है। हम बच्चों बात करें न्यूक्लियोफाइल्स को लेके, ठीक है, R माइनस। तो ये एक, मैं बेसिकली ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पीसीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है वो बच्चों पूरी तरीके नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पूरी तरीके से आपके वो क्या होंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल्स बोले जाएंगे, ठीक है। यस, तो क्या होंगे, एबल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करेंगे तो आपके न्यूक्लियोफाइल्स किसकी तरफ, पॉजिटिव सेंटर के, डेफिशिएंट सेंटर की तरफ। अब आते हैं बच्चों लोन पेयर कंटेनिंग, जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लोन पेयर्स दे सकता है। अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है, अमाइंस न्यूक्लियोफाइल, H2S न्यूक्लियोफाइल, और आपका यहाँ पे ये जो पायरिडीन दे रखा है ये भी आपका बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। सभी को बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पाई बॉन्डेड कंटेनिंग स्पीसीज। तो जिनके पास बच्चों पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो भी स्पीसीज आपकी न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ वर्क करती है, जिसमें एल्कीन वगैरह काफी इंपॉर्टेंट केस आते हैं, ध्यान देते हैं। तो एल्कीन है, एल्काइन है और बेंजीन है, और बच्चों एक ये वाला ग्रुप, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप है भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लगाया मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को बच्चों छोड़ेगा तो इस ग्रुप के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता तो फिर क्या होता है, ये मैंने बताया अभी आपको, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वर्क करता है, अभी डिस्कस किया था। तो बाकी बच्चों आपको यहाँ पे क्या देना है, जो एल्कीन है, जो एल्काइन हम पढ़ेंगे ना, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा वहां पे, ये बात मैं रिपीट करूंगा। तो एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये तीनों के तीनों पाई बॉन्डिंग कंटेंट, बेंजाइन नहीं, बेंजाइन तो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन ये आपके पूरी तरीके से आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल समझ में आ गया। OH यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप आपका OH है, आपका NH2 है, OR पार्ट है, ये कुछ हो सकते हैं, कॉमन से हैं। ये देखो इन अमाइन मैंने पढ़ाया था आपको, ट्यूटो मैरिजम ने स्टार्ट किया था, पूरा हुआ नहीं है। इन अमाइन देखो यही सेक्शन है, ठीक है। यस, और इसके बाद बाकी आप यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल्स को हम लोग बाद में समझेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि बेटा न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से हैं। ध्यान दो नोट के अंदर, नोट के अंदर एक पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चों यहाँ से ध्यान दो, ये आपको लिखा है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और आपका यहाँ पे आईसीएल, ठीक है। इसमें से फ्लोरीन वाला केस छोड़ दो बेटा, फ्लोरीन तो आपका न्यूक्लियोफाइल्स की तरह चला जाता है। बाकी आप यहाँ फोकस करो कि ये जो आपके ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन है ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह भी वर्क करते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी वर्क करते हैं। अभी मैंने आपको बताया अभी, Br माइनस होगा तो न्यूक्लियोफाइल, Br प्लस होगा तो इलेक्ट्रोफाइल। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन रीजन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट कब करेंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इनके पास जो लोन पेयर्स होते हैं, इनके पास जो लोन पेयर्स होते हैं तो उनकी वजह से बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं, ये भी डोनेशन करेंगे। लेकिन जब इनके पास बच्चों क्या होगा, मैंने बोला E+, ये आपके Br+ कब डिफाइन होंगे, जब आपका यहाँ पे लिखा है कि बच्चों जो आपके जो सिग्मा जो बॉन्ड बन रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड किसी दूसरे स्पीशीज से बनेगा, ये डेफिशिएंट आपका Br+ डेफिशिएंट होगा, Br+ डेफिशिएंट होगा। तो सामने से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे Br+ पे जब अटैक करेंगे ना, जब अटैक करेंगे तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे। अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो उस केस में ब्रोमीन बच्चों कैसे एक्ट करेगा, आपकी प्रोफाइल्स की तरफ वर्क करेगा पूरी तरीके से, ये बात आपको समझनी पड़ेगी।
पूरी बात क्लियर? बताओ, रीजन इज क्लियर? रीजन भी आपको समझ में? यस। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जहां बच्चों हम लोग बात करेंगे एम्बिडेंट। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? मैं सिंपल से स्टेटमेंट दे दूं बेटा, ऐसे स्पीसीज जिनके पास बच्चों क्या हो, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रेजेंट हो। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर प्रेजेंट हो, एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच दोनों साइड में। और उसके पास में बेटा क्या हो कि एक के पास क्या हो, आपको पहचानने के लिए एक सेंटर पे नेगेटिव चार्ज हो और दूसरे सेंटर के ऐसा हो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे स्पीसीज जिसके दो साइड पे देखना, तो एक साइड पे आपका न्यूट्रल सेंटर मिलेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और दूसरे सेंटर पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो इस टाइप की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, जैसे आपका साइनाइड बहुत पॉपुलर है। साइनाइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ध्यान दो, आपको देखो पता चलेगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल गया, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लॉन पीएच की हेल्प से न्यूट्रल है, तो मतलब ये आपका न्यूट्रल सेंटर है, ये आपका चार्ज सेंटर है, और दोनों ही बच्चों क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है। तो डेफिनेटली ये जो आपका सीएन होगा वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ऐसे बच्चों को होता है नाइट्रो वाला केस भी, एन ओ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान दो। तो अब इस केस में ऑब्जर्व करो आप कि ये जो आपका नाइट्रोजन है और आपका ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बच्चों चार्ज है, ये आपका ऑलरेडी स्टेबल है। तो इस केस में क्या होगा, पूरी तरीके से आपको एक चार्ज है, एक आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और बाकी आपका न्यूट्रल है। तो दोनों ही बच्चों आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, जिसको अपन बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। पूरी बात समझ में आ गई सभी को? यस, वो यहाँ पे लिखा है पूरा, दीज आर सम न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच पोसेस मोर देन वन, ठीक है। आपके इलेक्ट्रोफाइल्स का तक एक से अधिक, एट द सेम टाइम ओनली वन साइड इज यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और बाकी इसके बारे में कुछ नीचे प्रोसेस है, उस पर अभी आप मत समझो, वो मैं आपको देखो यहाँ पे लिखा है सीएन लिखा है, देखो ये सीएन लिखा है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल समझ। इससे रिएक्शन बाद में